आज हम लोग पढ़ेंगे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब क्या करना है कि जो तरंगे यहाँ S1 से P तक जा रही थी, S2 से P तक जा रही थी, मतलब तीसरे पर्दे पर जो व्यतिकरण घटना हो रही थी, तो यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं जा रही थी उनके हम मार्ग में क्या करते हैं, कोई पारदर्शी प्लेट रख रहे हैं। ठीक, मोटाई उसकी कितनी मान ली है, ठीक। तो अब इस कंडीशन में आप यहाँ से लंब डाल करके और इसको मिला करके ट्रायंगल बना करके आप पथांतर नहीं निकालेंगे। ठीक, क्योंकि जैसे जो तरंग S2 से P तक जा रही है वो देखो ज़्यादा चल के जा रही है, और जो S1 से P तक जा रही है वो कम चल के जा रही है। लेकिन एक बात है कि बीच में देखो माध्यम बदल गया, माध्यम बदला, तो जब माध्यम बदल गया तो इसमें अब कुछ ना कुछ तो इसका अपवर्तनांक होगा ही, और अपवर्तनांक अगर कुछ भी होगा एक से तो ज़्यादा ही होगा, और एक से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें चाल घट जाएगी। तो यहाँ से इतना और ये इतना पोर्शन, ये T अगर हटा दिया जाए तो यही तो पोर्शन बचा। इस पोर्शन में प्रकाश चलेगा, अगर निर्वात है, वायु है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। लेकिन इसके अंदर चाल बदल जाएगी, तो अब लंब डाल के नहीं निकालेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, आपको प्रभावी पथांतर निकालना पड़ेगा। तो प्रभावी पथांतर से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जो तरंग यहाँ तक जा रही है उसका टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ठीक भाई, हमको चाहिए प्रभावी पथांतर। प्रभावी पथांतर क्या होगा, S2P में से S1P की वो दूरी घटाना है जिसको प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगा। मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक जो तरंग गई जिस चाल से गई होगी, तो ये जितनी दूरी तय करके गई वही उसी प्रकार की दूरी आप यहाँ से यहाँ तक निकालिए, फिर इसमें से वो दूरी घटा दीजिए, प्रभावी पथांतर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब वो समरूप त्रिभुज और त्रिकोणमितीय फलन से हम मान नहीं निकालेंगे। ठीक, तो अब क्या करना है, पहले आप क्या करें, S1 से P तक जो तरंग जा रही है उसमें टाइम निकाल लीजिए। तो S1 से P तक पहुंचने में तरंग को लगा समय। ठीक, तो टाइम T मान लें और समय बराबर क्या लिखोगे, दूरी बटा चाल। तो देखो एक दूरी बन गई S1P में से, अगर T घटा दे तो ये वायु वाला पोर्शन, तो ये दूरी लिखोगे S1P माइनस T, घटा दे तो ये और इतना पोर्शन बचा। इसको प्रकाश किससे चलेगा, C से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, प्लस भाई इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अंदर अलग होगा। इसमें जो प्रकाश चलेगा तो दूरी तो इसकी मोटाई ही चलेगा, तो मोटाई कितनी बन गई, स्मॉल t, चाल कितनी हो गई v, यहाँ चाल बदल गई तो v मान लिए, और v की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, v बराबर C/n, ये पढ़े होगा ना, n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। दो माध्यम के चालों का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियतांक, हाइगेंस सिद्धांत से भैया। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, v को हटा करके ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, S1P T/C, और ये T, और इसकी जगह पर जब ये वैल्यू लिखोगे तो C आ जाएगा अपॉन में, n कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1/C कॉमन ले लिया जाए, तो 1/C अगर कॉमन ले लोगे तो इधर बना S1P माइनस T, इतना आ जाएगा। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कितना आ रहा है, स्मॉल t आ रहा है ना, तो स्मॉल t कॉमन ले लीजिए इसमें भी, तो S1P और स्मॉल t कॉमन ले लिया तो n-1। ये हमको यहाँ से यहाँ तक तरंग जब जा रही तो जाने में लगा समय प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, पथांतर निकाल लेते हैं। पथांतर बाद में निकालो, पहले यहाँ से यहाँ तक जो तरंग जा रही है उसका प्रकाशिक पथ निकाल लीजिए। ठीक, तो प्रकाशिक पथ बराबर क्या होगा, प्रकाश की चाल कितनी मान ली C, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग गया T, तो प्रकाशिक पथ को डेल से लिख लेते हैं। ठीक, T टोटल कितना है ये यहाँ पर लिखिए, तो C × 1/C S1P T(n-1) ब्रैकेट बंद, T और C और C कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, S1P T(n-1), यहाँ तक लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये प्रकाशिक पथ मिल गया तो कौन ज़्यादा चल रहा है, देखो S2P, और यहाँ से यहाँ तक जो तरंग जा रही है उसका हम प्रकाशिक पथ निकाल चुके। तो अगर प्रभावी पथांतर आपको निकालना पड़े, प्रभावी पथांतर, तो ये कितना हो जाएगा, S2P माइनस प्रकाशिक पथ,
तो S2P में से अगर इसको घटाओगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस टी एन माइनस वन। यहाँ पे लिख लें, इसको हम डेल्टा से लिख लेते हैं। अब ये जो है वास्तव में देखा जाए तो रास्ते का अंतर है, S2P माइनस S1P, तो ये क्या कहलाए, पथांतर। तो यहाँ पर हम इतना चेंज कर लेते हैं, S2P माइनस S1P जो होगा, इसको हम पिछले वाले डेरिवेशन लेते हैं जिसमें उसमें पथांतर कितना आया था, एक्सियम छोटा डी बाई बड़ा डी, तो इसके बराबर कर देंगे। जैसे आप इसको इसके बराबर करोगे तो डेल्टा को आप क्या लिखेंगे, लेमडा का पूर्ण गुणज, और यम की वैल्यू क्या लेनी होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये वैल्यू आप यहाँ लिखिए, नया कर रहे हो कुछ, ठीक, और ये वैल्यू आप यहाँ लिख दो, तो क्या बन गया, एक्सियम छोटा डी बाई बड़ा डी माइनस टी एन माइनस वन। इस वाले पद को उधर भेज दो, तो एम लैम्डा प्लस टी एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सियम डी बाई बड़ा डी। इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करो, तो जब दोनों को ट्रांसफ़र करोगे तो एक्सियम को हम लिखे ले लेते हैं पहले, ये वाला डी कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, यही रूल है। तो ये कितना बन गया, एम डी लैम्डा बाई छोटा डी प्लस इसमें तो गुणा होगी, तो डी बाई छोटा डी एन माइनस वन टी बाद हम लिख लेते हैं। ये अपने पास टोटल फार्मूला निकल के आ गया। अब इसमें अगर हम किसकी बात करें, केंद्रीय फ्रिंज की बात कर लेते हैं। केंद्रीय फ्रिंज के लिए, तो केंद्रीय फ्रिंज के लिए m की वैल्यू कितनी लेना है आपको, 0, कितने लेना होगा, सेंटर पर, सेंटर के लिए कितना लेना है, 0, क्योंकि वैल्यू कितनी चल रही है, 0। तो जब आप यहाँ 0 रख देंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या मिला, x नॉट इज इक्वल टू, इतने तो आया, बड़ा डी बाई छोटा डी एन माइनस वन इंटू टी, यही अपने को चाहिए था फार्मूला, ठीक हो जाएगा ना सबसे। तो पंडित जी का क्या कर रहे थे, भागवत वाँच रहे थे, तुम लोग तो नहीं साथ दे रहे थे, ये भी थे, अच्छा तुम दर्शक थे बनारस तो अब देखिए उस फार्मूले पर सवाल देखते हो कैसे कैसे होंगे। अब इसमें क्या कहा गया, देखो यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की एक पतली प्लेट किसी एक स्लिट के से आने वाले तरंग के मार्ग में रख दी जाए, दो में भी बन जाएगा फार्मूला, ठीक, एक का देख लीजिए फिर दो वाले बात कर लेते हैं। तो एक मार्ग में रख दी जाए, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हटाकर चौथी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय फ्रिंज हट करके कहाँ पहुंच जाती है, चौथी दीप्त फ्रिंज में। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 6000 हो, तो इसकी मोटाई क्या होगी। तो सवाल में कहा क्या है, अपने पास फार्मूला क्या था, एक्स नॉट बराबर कैपिटल डी बाई छोटा डी एन माइनस वन इंटू टी, यही तो था। कहा क्या, केंद्र वाली फ्रिंज हट करके कहाँ चली गई, चौथी पर, तो ये जो दूरी हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, चौथी दीप्त के बराबर हो जाएगी फिर। तो चौथी दीप्त क्या बनेगी, 4d लैम्डा बाई डी, और इसको बराबर किसके कर देंगे, n माइनस वन इंटू टी के, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, 4 लैम्डा n माइनस वन इंटू टी। हमको निकालना क्या, मोटाई, जो चीज़ें दे रखी है उसको निकाल लेते हैं। अपवर्तनांक कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया, लैम्डा कितना 6000 है ना, तो 3 जीरो जब आप एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे तो 3 जीरो काट दीजिए और प्लस 3 लगा दीजिए, तो कितने आ गए, 6 गुणे 10 की घात माइनस 7। और कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, लाओ यहाँ, तो 4 लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसकी जगह पर 1.5 इंटू कितना हो जाएगा टी, इसको अगर घटाओगे तो 0.5, 0.5 कहाँ है, बटे में, तो अपने पास वैल्यू आ गई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपान कितना आ जाएगा, 0.5, ये दशमलव हटा दीजिए। अब जब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा लीजिए, 5 से कट जाएगा नहीं, कितनी बार लगा पहाड़ा, 12 बार ना, तो कितने आ गए, 4 × 12 अरे गुणा है 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12 = 100, 4 × 12
कितने बने 12 गुणे 10 की घात -7, 12 चौके 48 गुणे 10 की घात -7 मीटर। चाहो तो दशमलव स्थान एक स्थान आगे बढ़ा लूँ, कितने आ जाएंगे 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर। एक बढ़ जाएगा ना, इधर दशमलव ले जाएंगे तो प्लस में घात लगाएंगे। तो थिकनेस कितनी आ गई इसकी 4.8 गुणे 10 की घात -6। हो जाएंगे ना ऐसे सवाल। चलिए सॉल्व कर लेंगे। नोट हो गया। चलिए अब देखिए कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। क्या हुआ है? कहानी कहानी सुना दे, कहानी का मतलब होगा हमारी, सुना देने। जैसे एक बार जब विवेकानंद जी गए थे अमेरिका में, जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर गए तो इंडियन थे, वो अपना संत के लिबास में थे, और वहाँ के भैया जब सम्मेलन में एक से बढ़ के एक आए, बढ़िया कोट पैंट टाई लगा के बढ़िया फर्स्ट क्लास। और अब ये पहुँचे तो एकदम सिंपल ड्रेस में पहुँचे। तो जब वहाँ गए तो एक ने क्या कहा, एक वहाँ से आया, तो उसने इंग्लिश में बात की इनसे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद वो व्यक्ति खड़ा रहा, तब तक एक अपने यहाँ का ही था, लेकिन थोड़ी बहुत वो हिंदी बोल लेता था। तो उसने जब विवेकानंद जी से बात की तो हिंदी में बात की, तो विवेकानंद जी ने उनसे इंग्लिश में बात की। तब वो आदमी पलट के वापस आया, कहे महात्मा जी, अब उसने इंग्लिश में उनसे बात की। तो उसका कहने का मतलब था कि मैंने जब आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, और इन्होंने जब हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में बात की उनसे। तो उन्होंने सबसे बढ़िया उत्तर दिया, जानते हो कौन सा? कहा कि आपने जब बात की तो आपकी बात में कोई सम्मान नहीं था, और जिसने हिंदी में बात की तो उसने मेरी माँ का सम्मान किया, तो मैंने इनकी माँ का सम्मान किया। मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो इन्होंने यहाँ पर मेरी भाषा का सम्मान कर दिया, मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, इसलिए मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। तो क्या शिक्षा मिली कहानी से? चलो मान लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर्दा लिया गया था, उस पर्दे में अगर हम इस प्रकार से कट लगाते हैं, मतलब स्लिट ऐसे बनाते हैं, रेखा छिद्र, थोड़ा ऐसे समझते हैं। कहानी बहुत ध्यान से सुनते हो तुम लोग, जिंदगी में इनको उतारना भी सीखो। अगर रेखा छिद्र बनाएंगे तो तीसरे पर्दे पर क्या बनेंगे? रेखा छिद्र बनेंगे, मतलब स्लिट कैसी बनेगी? रेखा छिद्र। लेकिन अगर यहाँ पर मान लेते इस पर्दे पर हम गोल छिद्र कर दें, बहुत पतले पतले, एक लाइन बना लेते हैं, दो स्रोत कैसे लिए? गोल छिद्र कर दिए। दिमाग में आया होगा कि ये रेखा छिद्र काहे बनाए गए, गोल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो गोल अगर छिद्र बनाए जाएंगे और स्क्रीन मान लो सामने ऐसे है, ये डिस्टेंस कितनी मान रहे थे? कैपिटल डी। अब जो तरंग यहां से चली यहां पर पड़ी, ठीक, तो इतने तो गैप आया बीच का, अरे गैप तो होते ना जरा जा, लेकिन ये तरंगे एक सीधी रेखा में हमने बात की है। जैसे मान लेते हैं ऐसे, मान लो वहां से तरंगे चली तो सीधे पड़ी, तब तो इतनी दूरी ट्रेवल करेंगी, वहां से हम सीधे तो इतनी दूरी ट्रेवल करेंगी। थोड़ा सा ऊपर पड़ी तो कुछ डिस्टेंस बढ़ी, लेकिन ये एक ही जगह थोड़ी ना घटना होगी, ये पूरे पर होगी। तो जो अब ये तरंगे अगर आगे भी पड़ रही होंगी यहाँ पर ऐसे, इसके रिस्पेक्ट में अगर आगे पड़े, जैसे ऐसे समझो, पहले यहाँ पर पड़ रही थी, ठीक, अब क्या हुआ कि ये हमने क्या किया, वहाँ से तरंगे कुछ ऊपर मान लेके पड़े तो पूरे पर्दे बने, यहाँ पर जो पड़ रही होंगी वो अब देखो वह एक निश्चित पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी अंतर है, दोनों में अंतर है। लेकिन अगर ये तरंगे आगे जो पड़ रही होंगी तो उनके लिए ये दूरी और जब आगे पड़ी ये दूरी क्या बराबर होंगी? बराबर नहीं होंगी। नहीं, सीधे गई, ये पड़ी तो ये दूरी बदल गई,
लेकिन यही तरंगे जब आगे इधर पड़ी आकर के तो ये दूरी फिर बढ़ गई, और अगर ये दूरी बढ़ गई तो हम अगर एक्सएम निकालना चाहें तो क्या आएगा, एम डी लैम्डा बाई डी। कौन सी चीज़ बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी बढ़ गई, बढ़ी। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े और डी बढ़ा, और आगे बढ़े और डी बढ़ा, और आगे बढ़े डी बढ़ गया। कुल मिलाकर के अगर डी बढ़ता जाएगा तो एक्स की दूरी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर हैं तो एक्सएम इतना है, और आगे बढ़े तो एक्सएम थोड़ा बढ़ा, और आगे बढ़े तो और बढ़ा, और आगे बढ़े तो और बढ़ जाएगा। इधर अगर चेक करा जाए उस पर, या सामने पर्दा बनाते, इधर समझिए ऐसे, जो तरंग सीधे पड़ी आकर के, तब तो यहाँ पर इस जो भी स्लिट बनाएगी ऐसे, थोड़ा जो ऊपर पड़ी तो यहाँ पर तो यही रहा, आगे बढ़ गए तो दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ी, ऐसे इधर बढ़ाओ तो स्लिट अब कैसी बनेगी भैया, इस प्रकार की। कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे। तो इस पर्दे पर अब घटना कैसी होगी, इंटरफेरेंस होगा, लेकिन अब स्लिट का जो आकार होगा कुछ अलग टाइप का होगा। अब सीधी रेखम नहीं बनेंगी, ठीक। अब स्लिट कैसी बनेंगी, इनको बोलेंगे अतिपर्वलय आकार। स्लिट कैसी बनेंगी, अतिपर्वलय आकार बन जाएंगे यहाँ पर। तो इस कंडीशन में स्लिट कैसी बनेंगी, अतिपर्वलय आकार बन जाएंगी, ठीक। अगर मान लेते हैं, चलो इन्हीं को हम इस प्रकार से मान लेते हैं, स्रोत को S2 और S1, और पर्दा यही है से। तो यहाँ पर जो तरंग पड़ी आकर के यहाँ पर, तो S2P कम चलेगी, S2P, ये P पॉइंट चलो मानते, O मान लो, ये दूरी और ये दूरी अंतर है, कौन ज़्यादा है, S1O, ये दूरी ज़्यादा। लेकिन जब ये तरंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगी जाकर के, दीप्त अदीप्त बनाएंगे इसे। तो ये अगर मान लो इस पॉइंट पर पड़ी, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पूरे पर्दे पर ये दूरी अब चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब ये दूरी, ये इतनी दूर निकल के ये चेंज नहीं होगी, ये पूरे पर्दे पर क्या होगी, बराबर बराबर। मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला। ये तो सेंटर होगा, जो तरंग यहाँ पर पड़ी, तो यहाँ से जब तरंगे ऐसे चली, समझो ऐसे एक पॉइंट पर ऐसे, तो सब तरफ बराबर ही दूरी तो कवर करेंगी, और बराबर अगर कवर करेंगी तो फ्रिंज कैसे बनी, अब वृत्ताकार। कैसे बनेगी भैया, हाँ। तो अगर स्रोत क्षैतिज दिशा में बिंदु स्रोत है तो स्लिट कैसी बनेगी, यहाँ पर वृत्ताकार, और अगर ऊर्ध्वाधर में बिंदु स्रोत है तो अतिपर्वलय आकार। तो यहाँ पर फ्रिंज कैसी बन गई, अतिपर्वलय आकार। ऐसे अलग बना के दिखाते हैं, ऐसे इस प्रकार से बनेंगी, ठीक। हाँ, कौन सी आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पर फ्रिंज कैसे बनेंगी, अतिपर्वलय आकार। यहाँ कैसे बनेंगी, वृत्ताकार। ये बातें याद रहेंगी, सबको याद रहेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया करते हैं। हमने क्या किया, एक जल से भरा टैंक है, ठीक, सीधी है, अरे लाइनें सीधी है। चलिए यहाँ तक मान लो जल भरा है, ठीक। एक ऊपर हमने स्लिट बना दी और एक यहाँ स्लिट बना दी। इसको मान लिया S1, इसको मान लिया S2। और जो इसमें जल भरा हुआ है, ये इस जल का अपवर्तनांक जो है वो n की वैल्यू 4/3 है। तो बाहर जो एयर है इसके लिए n कितना मान लेंगे, 1, वायु का 1 होता ही है, ठीक। ये दोनों तरंगे आकर के इस वाले पॉइंट पर इंटरफेरेंस कर रही हैं, व्यतिकरण की घटना दर्शा रही हैं। इस पॉइंट को हम P मान ले रहे हैं। तो यहाँ से जो तरंग चली वो P पर मिली, और जो यहाँ चली वो भी कहाँ मिली, P पर मिली, ठीक। टोटल दूरी जो है हमने मान ली कितनी है, 2D। गैप कितना मान लिया, 2D है। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, x। तो कहा यह गया कि अगर ये S1 S2 यहाँ पर मिल करके पहला मैक्सिमा बना रही है, क्या बना रही है, हाँ। अगर P पर S1 और S2 बिंदु P पर क्या बना रही है, प्रथम दीप्त बनाती हैं, दीप्त फ्रिंज बनाती हैं,
हिंदी में बिंदी और मैथ में जीरो, दोनों का बड़ा मान। तुम कुछ भी पढ़ डालो, अगर जीरो से गुणा हो गई कत्तो कर लो, जीरो से गुणा हो जाए वैल्यू कत्ती आ गई, खत्म सब। चलिए इंप्रेशन सब खत्म। तो हमने कहा कि x की जो वैल्यू मिली यहाँ पर, जब यहाँ बनी तो x की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है। जब तरंगे यहाँ पर मिली हैं तो पहला मैक्सिमा मिला, तो x की वैल्यू अगर इतनी है तो p की वैल्यू क्या होगी, मतलब p की वैल्यू आपको बतानी कितनी बनेगी। ठीक, तो क्या किया जाए, पथांतर निकाला जाए इसका। फिर अच्छा सवाल होगा तो कहाँ खत्म करेंगे, पथांतर पर ही होगा ज़्यादातर। तो जो तरंग यहाँ से गई भाई S1 से P तक गई, तो इसका S1P कितना बना बोलो भाई, ये दूरी x है, टोटल 2D है, तो ये कितनी रह गई, तो युग कर्ण कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जो तरंग आएगी, अपवर्तनांक कितना है भैया 1, अंडर रूट ये डिस्टेंस ले लेना एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन जो तरंग S2 से P तक गई, तो इसके लिए अपवर्तनांक कितना चल रहा है भैया 4/3, और ये भी दूरी तो इतनी होगी भाई, ये d है तो ये भी तो d है, ये x हो गया तो ये कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब रास्ते का अंतर तुमको निकालना है, पथांतर। तो ये बताओ कौन ज़्यादा चल रही है, S2P कम कौन चल रही भाई, ये दोनों जगह बराबर है बराबर। इसको 1 से गुणा कर रहे हो, इसको 1.33 से गुणा करोगे, और ज़्यादा से गुणा करोगे तो वैल्यू बढ़ नहीं गई। तो कौन ज़्यादा है S2P, कम कौन है S1P। तो हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P, इनको घटा लीजिए। तो जब घटाओगे तो कितना बना 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी। और ये पथांतर कितना कहा गया है, प्रथम दीप्त बात आई है। प्रथम दीप्त का मतलब किसके बराबर, लैम्डा के बराबर। भाई दीप्त में कंडीशन क्या आती है एम लैम्डा, पहला है तो 1 रख दो तो कितना आ जाएगा लैम्डा। इनका एलसीएम ले लो तो 3, यहाँ कितने आ गए एलसीएम लो तो 1/3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इधर ले आओ तो कितने आ गए 3 लैम्डा रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वर्ग कर दो 9 लैम्डा स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर, ऐसा ही तो है, रहते तो बना कितना बन गया माइनस का डी स्क्वायर। एक काम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिया जाए। अब अगर इसकी तुलना कराओ इससे, तो P देखो क्या लिखा है P स्क्वायर तो 9 है, M स्क्वायर गायब है, D ये लैम्डा कितना चल रहा है तो लैम्डा है, और D कितना है D है। इसको हम एक काम करते हैं M के पदों में ले लेते हैं। ठीक, मैक्सिमा मिला, क्या करते हैं इसको दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई, P पर दीप्त फ्रिंज बनती है, तो यम आ जाएगा। ठीक, या तो यम हटा लीजिए फिर, तो ये कितना आ जाएगा 3m, अरे 3m बनेगा, तो ये इधर कितने बन गए स्क्वायर करा तो 9m स्क्वायर, तो ये कितने बन गए यहाँ पर 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये एक जैसी इक्वेशन है, तो ये जहाँ पर P लिखा वहाँ कितना चल रहा है 9, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो P बराबर कितना आ जाएगा 3, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए इसको।